बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल सालिम हमसफ़र किस्त नंबर 1। बारिश पूरे ज़ोर शोर से जारी थी। दिसंबर भी शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से ठंड मज़ीद बढ़ चुकी थी। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था, जिसकी वजह से पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था। वहीं हवेली में भी सारे लोग ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। लेकिन अगर हम हवेली की छत पे जाएं तो वहाँ 2 वजूद ऐसे थे जो अभी तक जाग रहे थे। उनमें से एक के चेहरे पे मुस्कान थी, सुकून था, जबकि दूसरा वजूद बारिश में भीगने के बायस मुसलसल काँप रहा था, जिसके सामने वाले को कोई परवाह नहीं थी। मम, मुझे सर्दी लग रही है, प्लीज़ मुझे जाने दें। आखिरकार हिम्मत जवाब देने पर कपकपाते नीले होंठों के साथ उसने कह ही दिया, चुप करके खड़ी रहो वरना मेरा तो पता है ना तुम्हें। सिगरेट को होंठों से जुदा करके धुआं हवा के सुपुर्द करके जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता है, जबकि नज़रें मुसलसल उस पर जमी थी। वो उसकी धमकी और नज़रों से घबराकर फ़ौरन नज़रें नीचे कर लेती है और ठंड से बचने के लिए दोनों हाथ सीने पर बांधकर अपने बाजू सहलाती है, मगर बेसुध। और वो मुसलसल उसे देखता हुआ उसकी हर एक हरकत नोट करता है। वो खुद को बड़े मज़े से ऐसी जगह सिगरेट फूंक रहा था जहाँ बारिश के पानी का एक कतरा भी आना महाल था, मगर इस बेचारी को बारिश में खड़ा करके उसे न जाने क्या खुशी मिल रही थी। सच में बहुत सर्दी लग रही है, ऐसे ना हो ठंड से मर जाऊं। वो सर उठाकर उसकी तरफ देखकर रोते हुए आखिरी कोशिश करती है, क्या पता उसे तरस आ ही जाए। मगर सामने भी संगदिल था, उसे उसकी तकलीफ़ में ही सुकून मिलता था, तो तरस क्यों खाता। वो सिगरेट को ज़मीन पे फेंक के अपने पाँव से मसलता हुआ खड़ा हुआ, शानों पे ली हुई गर्म शाल को उतार कर कुर्सी पे रखा और कदम उसकी तरफ बढ़ाए। आप क्यों आ रहे हैं, बारिश में भीग जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ सही हूँ, प्लीज़ आप मत आएं। वो उसे अपनी तरफ आता देखकर घबराते हुए रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके ना रोकने पर जब कुछ समझ नहीं आता तो वहीं ज़मीन पर बैठकर घुटनों में सर्दी रोने लग जाती है। वो उसके सामने पंजों के बल बैठकर मुस्कुराते हुए उसका रोता चेहरा देखता है, फिर अपनी मुस्कुराहट छुपाकर चेहरे में फर्जी परेशानी लाकर उससे मुखातिब होता है, तुमने सोच भी लिया कि मैं तुम्हें मरने दूंगा। हाँ मम, अभी मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें अजियत देने के लिए, तुम्हें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखने के लिए। तो प्लीज़ यार, ऐसे मत कहा करोगे, तुम मर जाओगी तो सच में मेरी जान निकल जाती है तुम्हारे मुँह से ये अल्फाज सुनकर। वो उसके चेहरे पर चिपके गीले बालों को हाथों से उसके कान से पीछे करते हुए कहता है, जिस पे वो मज़ीद रोने लगती है। अरे क्यों रो रही हो। माना कि मुझे तुम्हारी आंख में आंसू अच्छे लगते हैं, मगर वो क्या है ना कि बारिश की वजह से समझ नहीं आ रहा कि तुम रो भी रही हो या नहीं। तो प्लीज़ चुप हो जाओ, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। वो इसके आंसू साफ करते हुए बड़े प्यार से कहता है, जिस पर वो घबरा कर पीछे दीवार से जा लगती है और वो मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ देखता है, जिससे उसके चेहरे पर भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं और वो बारिश में पूरा भीग जाता है, मगर सामने वाली से कम। ए बारिश, इतना ना बरस कि मेरे महबूब के आंसू नजर नहीं आ रहे। वो शेर बोलकर जैसे ही मुंह नीचे करता है, उसको तो रोता हुआ देखकर गुस्से से डांटता है, रो क्यों रही हो, बोला है ना चुप हो जाओ, समझ नहीं आता तुम्हें। वो उसके गुस्से से कहने पर घबराते हुए जल्दी से अपने आंसू साफ करके हिचकी लेती है। बताओ क्यों रो रही थी। आपके नरम लहजे में कहता है, मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। वो हिचकियाँ लेते हुए कहती है। वो मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। शायद अगर इसकी जगह कोई और होता तो उसे ऐसे रोता हुआ देखकर ज़रूर सीने से लगा लेता, मगर सामने भी सितम करता। चलो आंसू ना सही, मगर तुम्हें कपकपाता हुआ देखकर मुझे जो सुकून मिला इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। चलो मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई और मौसम भी ख़राब है, तो मैं तकलीफ़ में देखकर सुकून फिर कभी लूँगा। अब देखो कितना भीग गया हूँ, ये ना हो कि बीमार पड़ जाऊँ मैं। वो अपने गीले कपड़ों की तरफ इशारा करके कहता है, जो भीग चुके थे।
वो सर उठाकर उसे माथे पे बल डाले देखती है और सोचती है, इसे बस अपने बीमार होने की फिक्र है जो बारिश में 5 मिनट रहा, और वो जो 2 घंटे से बारिश में भीग रही है, ठंड से कांप रही है, इसकी उसे कोई फिक्र नहीं कि वो भी बीमार पड़ सकती है। और हाँ, तुम आधे घंटे के बाद चली आना। अब मैं इतना भी जालिम नहीं कि तुम्हें पूरी रात के लिए बारिश में भीगने के लिए छोड़ूं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी एहसास है, तुम्हारा मेरी प्यारी बीवी। वो जाते हुए कुछ याद आने पर मुड़ के चेहरे पर मासूमियत सजाए कहता है और फिर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो बस रोते हुए उसकी पुश्त को तकती रह जाती है कि उसने इस जुल्म से मोहब्बत की, कि उसने इस जालिम को अपने दिल का बादशाह बनाया, और अब यही जालिम इसका मजाजी खुदा भी था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शायद सारी ज़िंदगी इसने यही जुल्म सहने थे। सोहा, सोहा कहाँ हो बेटा? जी अम्मी, मैं इधर हूँ। सोहा जो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी बालों की चुटियाँ बना रही थी, आसिया की आवाज़ देने पर दरवाजे की तरफ मुँह करके देख कर कहती है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, इसी वजह से तुम्हें हर बार जॉब नहीं मिलती। इतनी लेट जाओगी तो कौन अपने ऑफिस में जगह देगा तुम्हें? आसिया सोहा के कमरे में आके कहती है, अम्मी रोज़ रात में कह के सोती हूँ मुझे 6 बजे ही उठा दिया करें, मगर आप मुझे देर से उठाती हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? वो अपनी आंखों में सुरमा लगाकर आईने में जायज़ा लेती है। गोरा और शफाफ चेहरा, इस पर बड़ी और खूबसूरत ब्राउन आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी छोटे होंठ जो उसे मज़ीद खूबसूरत बनाते थे, उसके रेशमी काले लंबे बाल। कद काट में वो नॉर्मल थी, न ज़्यादा लंबी न छोटी, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा मोटी। वो मासूम सी बहुत प्यारी लड़की थी। तौबा सोहा, कितना झूठ बोलती हो। मैं आई तो थी तुम्हें उठाने, तुमने ही कहा था बस 5 मिनट रुक जाए, और तुम्हारे 5 मिनट देखो 1 घंटा हो गया। आसिया अपनी बेटी की बात पर कानों को हाथ लगा के कहती हैं, अच्छा ऐसा है, शायद मैं नींद में थी तभी पता नहीं चला। चले, अब जब भी मुझे उठाना हो तो मुझे झंझोड़ के उठाइएगा, ठीक है? वो अपनी मुस्कुराहट दबाकर सर पे चादर लेते हुए कहती है, जिस पर आसिया उसे घूरी से नवाजती है। देखो, ये ना हो कि अपना कमरा ही साफ़ कर लूँ, बस माँ के ऊपर छोड़ा हुआ है कि माँ साफ़ करेगी। माँ सोहा का कंबल तय लगाते हुए बुड़बुड़ाती है, अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, दुआ करिएगा आज जॉब मिल जाए। वो अपनी और बेइज्जती से बचने के लिए बाहर का रुख करती है। सोहा अपने अब्बू से मिलती हुई जाना अब उठे हुए हैं उसे हैरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर वो इस टाइम सो रहे होते थे। हाँ, तुम्हारे लिए ही उठे थे, कह रहे थे कि सोहा से कहना मुझसे मिल के जाए। अच्छा ठीक है। वो इस बात में सर हिलाकर अब्दुल गफ्फार के कमरे का रुख करती है। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। सोहा अब्बू के कमरे का दरवाज़ा खोलकर सलाम करती है, जो बेड पर आंखें बंद करे लेटे हुए थे, मगर सोहा की आवाज़ पर आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो हाथ की मदद से उठकर बेड से टेक लगाकर बैठते हैं। अब्बू आज आपने मेडिसिन क्यों नहीं ली? वो उनके सामने बैठकर थोड़ा खफा से कहती है। मेरी बेटी को कैसे पता चला कि मैंने आज मेडिसिन नहीं ली? क्योंकि आज आप सो नहीं रहे। जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको नींद आती है, जिस वजह से आप सो जाते हैं, लेकिन आज आप जाग रहे हैं तो इसका यही मतलब हुआ ना कि आपने मेडिसिन नहीं ली। हाँ, क्योंकि आज मैंने अपनी बेटी से मिलना था। मेरी बेटी रोज़ मुझसे मिले बगैर ही चली जाती है, और फिर जब मैं उठता हूँ तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र लगी रहती है। वो उसका हाथ पकड़े प्यार से कहते हैं, जिस पे सोहा अपने बाप के इतने प्यार से दिल से मुस्कुराती है। लेकिन अब्बू, आपको पता है कि ये मेडिसिन आपके लिए कितनी ज़रूरी है, उससे फ़िक्र होती है। अच्छा, अभी ले लूँगा, तुम बताओ कहाँ जॉब मिली तुम्हें? वो बात बदलते हुए कहते हैं, अभी कहाँ अब्बू, 4 दिन से जा रही हूँ मगर कहीं जॉब नहीं मिल रही। आज एक कंपनी से कॉल आई है कि इंटरव्यू दे दें, दुआ करें कि आज जॉब मिल जाए। बेटा, अब मैं सही हूँ, दुकान पे बैठ सकता हूँ, तुम क्यों? नहीं अब्बू, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, डॉक्टर ने बताया है, और आपको आराम करने का कहा है।
आप बस आराम करें, मेरी फ़िक्र ना करें। इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी तो मेरी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। आप टेंशन ना लें प्लीज़, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो इनकी बात को बीच में ही काट देती है, जिस पर अब्दुल गफ़ार साहब बस खामोशी से उसे देखते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम रोहान से बात करती हो? कुछ याद आने पे पूछते हैं, जिस पर वो नज़रें झुका लेती है। इसका मतलब करती हूँ। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अबू वो भाई हैं मेरे और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सब उनको छोड़ सकते हैं मगर मैं उन्हें। अपनी गलती का एहसास है अब्बू, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दें। वो उनका हाथ पकड़े आंखों में उम्मीद लिए कहती है, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो इसकी बात को इग्नोर करके मुस्कुराते हुए उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं, जिसका मतलब था कि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहते। सोहान का मतलब समझकर खड़ी होती है। उसे पता था कि हर बार रोहान के जिक्र पर ऐसे ही बात बदली जाती थी, इसलिए वो अब ज़्यादा नहीं कहती थी। अब्दुल गफ़ार और आसिया के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा रोहान, उससे छोटी सोहा और सबसे छोटा सैफ। अब्दुल गफ़ार की अपनी मेन मार्केट में लेडीज़ कपड़ों की दुकान थी, जिससे उनका घर का गुजारा बहुत अच्छा चलता था। मगर 6 माह पहले इन्हें हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वो अब घर में रहने लगे और घर का निज़ाम एकदम दरहम बरहम हो गया, क्योंकि वही कमाने वाला था। रोहान शादी करके दुबई में सेटल हो गया था, जिससे गफ़ार ने अपना जीना मरना सब ख़त्म कर दिया था। सॉरी अब्दुल गफ़ार। लेकिन सोहा अपने भाई से अब भी कॉल में बात करती थी। उसे लगता था कि उसके भाई ने कुछ गलत नहीं किया। दोनों बहन भाई में 10 साल का फ़र्क होने के बावजूद उन दोनों के प्यार को देख के ऐसा लगता था जैसे ये दोनों जुड़वा हों। अब घर तो जलाना ही था, इसीलिए सोहा ने जॉब करने का फ़ैसला किया और जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया। ये मंज़र है एक खूबसूरत कमरे का, जहाँ हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। खिड़की से सफ़ेद पर्दे को चीरती धूप की किरण उसके कमरे के अंधेरे को आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रही थी। यकीनन सूरज आसमान पर चढ़ चुका था। इसी रोशनी में बेड पर एक वजूद नज़र आ रहा था, जो आराम से औंधे मुँह खावे खरगोश के मज़े ले रहा था, और एक हाथ उसका बेड से नीचे लटक रहा था और दूसरा तकिए के ऊपर था। अंधेरे में डूबे कमरे की खामोशी को मोबाइल की रिंगटोन तोड़ती है, मगर वो वजूद बेड पर औंधे मुँह लेटा था। उसने तो जैसे कानों में रुइयां डाली हुई थी। टन 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 की बार मोबाइल की आवाज़ पर इस वजूद में हल्की सी हरकत हुई तो वो बग़ैर मुँह तकिए से हटाए हाथ मोबाइल को ढूंढने के लिए हाथ साइड टेबल पे मारता है। जैसे ही मोबाइल हाथ लगा उसे ऑफ कर दिया। शायद उसे अपनी नींद ज़्यादा ही प्यारी थी। साहब जी, साहब जी। रूम का दरवाज़ा खोले एक मुलाजिम अंदर आकर उसे आवाज़ देता है, जो आराम से सो रहा था। क्या है इलाही बख्श? नींद में डूबी भारी आवाज़ से कहता है, जबकि बेड से नीचे लटके हाथ को अब ऊपर कर लेता है। साहब जी उठे, बड़े साहब कब से आपको फ़ोन कर रहे हैं। साहब जी। वो उसे ना उठता देखकर जल्दी से खिड़की के पास जाकर वहाँ से पर्दे को साइड पे करता है, जिससे रोशनी एक बल्ब की तरह पूरे कमरे में फैल जाती है। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ते ही वो अपना तकिया अपने मुंह पर ले लेता है। टन 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 टन। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। मुलाजिम अपने मोबाइल पर कॉल आता देखकर फ़ौरन उसे अटेंड करके अपने कान से लगाता है। नहीं साहब जी, कब से उठा रहा हूँ, मगर वो नहीं उठ रहे। आगे वाले के सवाल पर वो बेचारा मजलूम सा मुँह बनाकर कहता है, जो टस से मस नहीं होता। जी साहब जी, मैं कहता हूँ। छोटे साहब उठे, अम्मा जी आपसे बात करने का कह रही हैं, वो गुस्से में है। बस मुलाजिम का कहना था। वो झट से आंखें खोले करंट खाकर उठता है। नींद से आधी आंखें खोली और आधी बंद थी। तीखी नाक, छोटे से होंठ, बिखरे हुए माथे पे आते बाल, जिसे वो अपने हाथ से साइड पे करके जल्दी से उसके हाथ से मोबाइल लेकर कान से लगाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादी, नींद में डूबी भारी आवाज़ में कहता है। दुकान इतनी देर तक कौन सोता है बेटा, टाइम देखा है क्या हो रहा है। मोबाइल में से एक उम्र रसीदा खातून की आवाज़ गूंजती है।
नहीं दादी, मैं बस उठने वाला था। ठीक है दादी, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अरे आप फिक्र ही ना करें, जहाज़ की स्पीड से आऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बात ख़त्म होने के बाद मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से हटाकर इलाही बख्श को देता है। इलाही बख्श, तुमने झूठ क्यों कहा कि दादी गुस्से में है? वो माथे पे बल डालकर पूछता है। वो छोटे साहब जी, बड़े साहब ने कहा था कि मैं आपको ऐसा कहूँ तो आप फ़ौरन उठ जाएंगे। वो अपने दांतों की नुमाइश करते हुए कहता है, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाता है, जैसे कह रहा हो कि तुम हमेशा अपने बड़े साहब के ही चमचे बने रहना। नाश्ता लगाओ जब तक मैं फ़्रेश होके आता हूँ। बेड से उठकर पाँव में हवाई चप्पल को डाले खड़ा हो जाता है। साहब जी, आज ऑफिस नहीं जाना ना? नहीं जाना है, बस 5 मिनट का काम है, वहीं से हवेली के लिए निकल जाऊंगा। जी साहब जी, आप आ जाएं, तब तक मैं गाड़ी भी निकलवा देता हूँ। वो कहता हुआ कमरे से बाहर आता है और दुकान अस्पात में सर हिलाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। सोहा जैसे ही रिक्शे से उतरती है तो सामने बड़ी सी बिल्डिंग पे उसकी नज़र जाती है, जो अपनी मिसाल आप थी। वो सामने कंपनी को देखते हुए ही रिक्शे वाले को किराया देकर जैसे ही कंपनी के अंदर दाखिल होने लगती है तो पीछे से एक मर्दाना आवाज़ पर रुक जाती है, जिसने यकीनन उसे ही मुखातिब किया था। वो जैसे ही मुड़ती है तो 27-28 साल नौजवान सफ़ेद कमीज़ शलवार में उसी की तरफ आ रहा होता है। ये रहा आपका पर्स। वो उसकी तरफ पर्स बढ़ाते हुए कहता है। सोहा उसके हाथ में अपना पर्स देकर गुस्से से आग बगोला हो जाती है। चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर्स चुराने की? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? वो उसके हाथ से अपना पर्स छीनकर गुस्से से कहती है, जिससे सामने वाले के माथे पे बाल आ जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं कहाँ से आपको चोर लगता हूँ? मैं तो कंपनी से निकल रहा था, देखा कि आप अपना पर्स फेंक कर जा रही हैं तो मैंने आपका पर्स आपको दिया है। एक तो मैंने आपकी मदद की और ऊपर से आप उसे ही सुना रही हैं। अच्छा, जब एहसास हुआ कि चोरी करना गुनाह है तो ऐसे बहाने बना रही हो। मैं सब समझती हूँ तुम चोरों को। वो अपनी कमर पे हाथ रखे गुस्से से कहती है, सॉरी आंटी, जो आपका पर्स वापस किया। इससे अच्छा था कि लेके भाग जाता, तब आप खुश हो जाती। वो उसको आंटी की तरह लड़ता देखकर दांत पीसकर कहता मुड़ता ही है कि सोहा उसके सामने आ जाती है। तुमने आंटी किसको कहा? दादाजी, तुम्हें मैं आंटी लगती हूँ? अभी मैं जून में 22 साल की होंगी। सोहा को अपना आंटी कहना इतना बुरा लगा कि उसने अपनी उम्र भी बता दी। क्या कहने सोहा के। अरे वाह, ये अच्छा है। जिस भी लड़की की उम्र पूछनी हो उसे आंटी कह दो, आइडिया अच्छा है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, वो हंसते हुए कहता है, जिस पे सोहा को और गुस्सा आ जाता है। बात मत बदलो, माफ़ी मांगो मुझसे, और हंसने की ज़रूरत नहीं, वरना 32 के 32 दांत तुम्हारे हाथ में रख दूँगी। तुम क्या मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई हो जो मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो? बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे जानते नहीं। ये जो कंपनी दिख रही है ना, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? सोहा, जिसे अभी जॉब भी नहीं मिली थी, वो यहाँ की मैनेजर बन बैठी थी। ओह सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था आप यहाँ की मैनेजर हैं। प्लीज़ आप बॉस को नहीं बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वो इससे माफ़ी मांगता है तो सोहा भी थोड़ा अकड़ के इस बात में सर हिलाती है। ठीक है, जाओ, आगे से एहतियात करना। वो हाथ के इशारे से उसे जाने का कहती है, जिस पर वो जाते हुए एकदम रुकता है। मैम, बस एक सवाल कर सकता हूँ? जी जल्दी करें, मुझे जाना भी है, वो मसरूफ़ से अंदाज में कहती है। मैम, आप यहाँ की मैनेजर हैं तो आप रिक्शा में, मेरा मतलब आपको तो अपनी गाड़ी में आना चाहिए था ना। उसे समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर रिक्शे में आती है, और सोहा उसके सवाल पर शर्मिंदा से इधर उधर देखने लगती है। हाँ, वो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसीलिए मुझे रिक्शे में आना पड़ा। और आप क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं? जाएं, अपने काम से काम रखें। वो जल्दी से कहकर कंपनी के अंदर जाती है, कहीं कोई और सवाल ही ना पूछ ले। और वो भी कंधे उचकाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। यह था इस नावल का पार्ट 1। प्यारे नाज़रीन, इसका पार्ट 2 देखने के लिए
कल 3 बजे अपलोड होगा इंशाल्लाह। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।